हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी का इसे डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग ध्वनि यानी साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि ये जो चैप्टर है काफ़ी लंबा है, इस वजह से हम इसको 2 पोर्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानवों, पक्षियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविज़न, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। सुनने की जो संवेदन होती है, ठीक है, सुनने का जो सेंसेशन होता है, उससे ये उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अन्य रूप भी हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा आदि। पिछले अध्यायों में आपने यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन कर चुके हैं आप। ठीक है, आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है कि जो है इसके अनुसार आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। आप इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया है? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किसी माध्यम में यह ध्वनि किस प्रकार संचरित होती है। किस किस माध्यम में यह ध्वनि किस प्रकार संचरित होती है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे कानों द्वारा ग्रहण कैसे की जाती है, ये भी हम जानेंगे इसमें। सबसे पहले है ध्वनि का उत्पादन, की ध्वनि जो है वो उत्पन्न कैसे होती है। तो क्रियाकलाप के आधार पर देखें इसे। देखिए, इसमें एक स्वरित्र द्विभुज लीजिए और इसकी किसी भुजा को एक रबड़ के पैड पर मारकर इसे कंपित कीजिए। स्वरित्र द्विभुज जो होता है, इसको हम कंपन, इसमें वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे अपने कान के समीप ले जाइए। क्या आप कोई ध्वनि सुन पाते हैं? कंपमान स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को अपनी उंगली से स्पर्श कीजिए और अपने अनुभव को अपने मित्रों के साथ बांटिए, तो आप वाइब्रेशन जैसा महसूस करेंगे। अब हमें क्या करना है, एक टेबल टेनिस या एक छोटी प्लास्टिक की गेंद को एक धागे की सहायता से किसी आधार से लटकाइए। एक लंबी सुई और धागा लीजिए और धागे के एक सिरे पर एक गांठ लगाइए और सुई की सहायता से धागे को गेंद में पिरोइए। पहले कंपन ना करते हुए स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए। फिर कंपन करते हुए, पहले कंपन नहीं कर रहा है, वाइब्रेशन नहीं कर रहा है, उसके बाद फिर कंपन करता हुआ स्वरित्र द्विभुज जो है उसकी एक भुजा को गेंद से स्पर्श कीजिए। देखिए क्या होता है। अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए। दोनों अवस्थाओं में अंतर की व्याख्या का प्रयत्न कीजिए। तो देखिए, ऐसे यहाँ पे ये दिया गया है कि पहली स्थिति में जब ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा। जब ये हिल रहा है तब इसमें क्या होगा कि ये जो है अपनी स्थिति ये चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये धागा है, टेबल टेनिस की ये गेंद दी गई है। और जब हमने इसमें कंपन करते हुए स्वरित्र द्विभुज देखा, तो जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो भी हमको अंतर लगेगा उसे हम उसका प्रेक्षण करने के बाद उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कंपमान स्वरित्र द्विभुज लटकी हुई टेबल टेनिस की गेंद को स्पर्श करते हुए। अब नेक्स्ट क्रियाकलाप है वो क्या है, एक बीकर या ग्लास को ऊपर तक पानी से भरिए। कंपमान स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को, जो नीचे चित्र दिखाया गया उसके अनुसार, पानी की सतह से स्पर्श कराइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और फिर क्या करना है, अब चित्र के अनुसार कंपमान स्वरित्र द्विभुज को दोनों भुजाओं को, पहले क्या है, एक एक जो है भुजा उसको वाइब्रेट करता हुआ जो स्वरित्र है उसकी एक भुजा को जो है छुआइए इसकी सरफेस से, और फिर उसको दूसरी स्थिति में दोनों को। फिर देखिए कि दोनों अवस्थाओं में क्या होता है। अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, पहली स्थिति स्वरित्र द्विभुज की, जब एक एक सरफेस को पानी में जो है इसको छुआया गया है। ठीक है, कंपमान स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा पानी की सतह को जब स्पर्श कर रही है और जब दोनों स्पर्श कर रही है तो ये वाला जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो उपरोक्त क्रियाकलापों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या आप किसी कंपमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? अब तक वर्णित क्रियाकलापों में हमने स्वरित्र द्विभुज से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की थी। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उनको हिला कर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं, हम वस्तु को कंपमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मेनली देखिए, एक आधार भी हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशन के आधार पर ही ध्वनि उत्पन्न हो रही है। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु को तेजी से बार बार इधर उधर करना। जैसे मनुष्यों में वाग ध्वनि, मनुष्यों में जो है मनुष्य बोलते हैं, ठीक है, तो मनुष्य की वोकल कॉर्ड से जो है ध्वनियाँ निकलती हैं, तो वो किस आधार पर होती हैं, तो उन्हें हम देखें। उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती हैं। जब कोई पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाता है तो क्या आप कोई ध्वनि सुनते हैं? क्या आप जानते हैं कि मक्खी भिनभिनाने की जो ध्वनि है वो कैसे उत्पन्न करती है?
एक खींचे हुए रबड़ के छल्ले को बीच में से खींचकर छोड़ने पर यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो इसे कीजिए और तनी हुई रबर के छल्ले के कंपन को देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्रियाकलाप में देखिए क्या है, विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए और अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इन वाद्य यंत्रों को कौन सा भाग कंपन करता है। तो पहली हमारी हेडिंग यही है, ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण कैसे होता है? हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर के ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। ठीक है, तो यही तो माध्यम कहलाता है जिससे जो है होकर के गुजर रही है जो ध्वनि। ये ठोस भी हो सकता है, द्रव्य या गैस, कुछ भी हो सकता है, तीनों स्टेट में से। स्रोत से उत्पन्न होने होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। यानी कि जिस स्रोत से ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो सुनने वाला जो होता है उसके पास किसी माध्यम से होकर के पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ये अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। ठीक है, ये कण ही कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचते। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे कंपन स्टार्ट हुआ होगा, वाइब्रेशन जहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा, वही कण हमारे कानों तक थोड़ी ना पहुंच गए होंगे। वो उनके पास जो एनर्जी होगी वो अपने जो माध्यम के जो कण हैं उनमें ट्रांसफ़र करते गए होंगे। तो वो कण नहीं हमारे पास पहुँचते हैं, बल्कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होकर के वो तब तक ही ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक कि वो वाइब्रेशन हमारे कानों तक नहीं पहुँच जाता है। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था में विस्थापित होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं। अब निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट जाते हैं। निकट पास वाले जो कण हैं उनको विस्थापित करके उनको आगे बढ़ा देते हैं, उसके बाद वो वापस से अपनी पहली वाली स्थिति में चले जाते हैं। माध्यम में ये प्रक्रिया तब तक ही चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती। तो माध्यम में ध्वनि द्वारा जो उत्पन्न यहाँ पे एक मिनट, इसको आगे इसको क्रियाकलाप को हम देख ही लें, उसके बाद फिर आगे देखें। ठीक है, एक मिनट की ये देखिए, जो माध्यम में जो ध्वनि द्वारा जो विक्षोभ माध्यम के कण नहीं, ठीक है, ये जो विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है वो माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। वही जो है उतार चढ़ाव जो होता है वही विक्षोभ कहलाता है, वो माध्यम से होता हुआ संचरित होता जाता है। अब आगे डिस्कस करने से पहले इसको हम एक बार देख लिए क्या है। क्या ध्वनि एक प्रकाश धब्बे को नृत्य करा सकती है? देखिए, एक टिन का डिब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरों को काट कर एक खोखला बेलन बना लीजिए। एक गुब्बारा लीजिए और अब उसको इस प्रकार काटे हुए एक गुब्बारा है, उसको इस प्रकार काटे कि उसकी एक झिल्ली बन जाए और इस झिल्ली को खींच कर डब्बे के एक खुले सिरे के ऊपर तान दीजिए। गुब्बारे के चारों ओर एक रबड़ का छल्ला लपेट दीजिए ताकि उसको मतलब फिक्स कर दिया जाए और समतल दर्पण का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। दर्पण के इस टुकड़े को गोंद की सहायता से गुब्बारे की इस प्रकार चिपकाइए कि उसकी चमकदार सतह ऊपर की ओर हो और एक झिर्री यानी स्लिट जो है, स्लिट से आने वाले प्रकाश को दर्पण पर पड़ने दीजिए। परावर्तन के पश्चात प्रकाश का जो धब्बा है वो दीवार पर पहुंचता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, हम देखेंगे नीचे। ठीक है, तो डिब्बे के यहाँ पे देखिए, ये जो है ये पूरा एक समतल दर्पण यहाँ पर चिपका दिया गया है, तनित गुब्बारा है और ये टिन का एक डिब्बा है। अब यहाँ से यहाँ पे जब लाइट जो है इसमें जब डाली जा रही है, ठीक है, तो ये प्रकाश स्रोत इसमें डाला गया, यहाँ पे ये जो झिर्री है इससे यहाँ जब पड़ेगा तो ये दीवार पर ये अपना स्पॉट डालेगा। ठीक है, उसके बाद परावर्तन के पश्चात प्रकाश का जो डिब्बा है वो दीवार पर पहुंचता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। डिब्बे के खुले भाग से सीधे ही बात कीजिए या फिर चिल्लाइए, या तो बात कीजिए या चिल्लाइए और दीवार पर प्रकाश के धब्बे को नाचते हुए देखिए। अपने मित्रों से प्रकाश के धब्बे के नाचने के कारण के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, अब प्रकाश स्रोत से आने वाला प्रकाश पुंज परावर्तक पर गिराया जाता है और परावर्तित प्रकाश दीवार पर गिर जाता है। मतलब यहाँ पे वही परावर्तन की पूरी प्रोसेस कर दी गई है। तो अब ये जो विक्षोभ जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें है तरंग। एक विक्षोभ है, जो वेव्स होती हैं वो एक विक्षोभ, एक उतार चढ़ाव है जो किसी माध्यम से हो करके गति करता है और माध्यम के जो कण है वो निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, और ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न है, जो मतलब कि ये स्टेप बाय स्टेप अपनी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर करते जाते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन विक्षोभ जो होता है वो आगे बढ़ जाता है, यानी एनर्जी के रूप में जो वो उतार चढ़ाव है वो आगे बढ़ता जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में माना जा सकता है। इसलिए जो साउंड होता है उसको वेव के रूप में उसको कहा जाता है। ध्वनि तरंगें
माध्यम की कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती हैं और यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनको माध्यम की कणों में गति के द्वारा ये अभिलक्षित की जा रही हैं कि जो है उसी से ये पता चलता है कि जो है वो वेव्स जा रही हैं। ये अभी एग्जाम्पल आगे आएगा, उसे हम देखेंगे। तो ये जो है ध्वनि तरंगों को इसी वजह से यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ध्वनि संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का दे करके संपीड़ित कर देती है, सिकोड़ देती है, और इस प्रकार जब इसको संपीड़ित कर देती है तो क्या होता है, तो इस प्रकार उच्च दाब का जो क्षेत्र है वो उत्पन्न हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब आगे की जो कण है उनकी अपनी 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 जो है स्पेस है इसमें होंगे, लेकिन जब पीछे से प्रेशर लगाया जा रहा है तो वो आपस में सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, तो संपीड़न उनका हो जाएगा, तो उनका प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को ही हम संपीड़न कहते हैं। ठीक है, और यह संपीड़न कंप्रेशन किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, तो कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। अब ये जो संपीड़न है, ये जो है कंपमान वस्तु जो है उससे आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब कंपमान वस्तु जो है जब पीछे की ओर गति करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम विरलन कहते हैं। जब वस्तु कंपन करती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संपीड़न कौन सी स्थिति हो रही है, जो एकदम जहाँ प्रेशर ज़्यादा है, और वही विरलन कौन सी है, विरल जो स्थिति है, रिलैक्स की कंडीशन है। ठीक है, तो ये जो है ये विरलन वाली प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आगे और पीछे तेज़ी से गति करती है। यहाँ पे जो वायु है उसके बारे में, तो जो वस्तु है वो जब कंपन करती है तो आगे और पीछे तेजी से गति करती है, तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर के संचरित होती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे सारे जो कण होते हैं वो एकदम आपस में एकदम बहुत पास हो जाते हैं, और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है जहाँ पे सारे कण दूर दूर रहते हैं। दाब किसी माध्यम के लिए के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। ये जो प्रेशर है वो किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। किसी माध्यम में कणों का जो अधिक घनत्व है वो अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार ध्वनि का जो संचरण है वो घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि का जो संचरण है वो घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा एक टर्म यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसे देखते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके लिए इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर के नहीं चल सकती है। इसे निम्न प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे प्रयोग देखिए, जैसे एक विद्युत घंटी है और एक कांच का वायुरुद्ध बेलजार लीजिए। विद्युत घंटी को बेलजार में लटकाइए और बेलजार को जैसे चित्र है उसमें उसकी भांति एक निर्वात पंप से जोड़िए, यानी इसके अंदर की सारी वायु निकाल दीजिए। घंटी की स्विच को दबाने पर आप इसकी ध्वनि को सुन सकते हैं। अब निर्वात पंप को चलाई। पहले निर्वात पंप खाली ऐसे जोड़ा गया है, ठीक है, अभी उसके अंदर वायु है, तो हमने जब घंटी के स्विच को दबाया तो हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। अब निर्वात पंप को चलाइए। जब बेलजार की वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है और घंटी की ध्वनि, मतलब वहाँ पे अभी क्या है कि खाली पंप लगा दिया गया है, अब इसके अंदर की वायु तो नहीं घसीटी जा रही है। फिर धीरे धीरे हम निर्वात पंप को चलाते जाएंगे, अंदर की वायु निकालते जाएंगे, तो हमें क्या लगेगा कि जो है वायु है वो धीरे धीरे बाहर जब निकलती है तो घंटी की जो ध्वनि है वो भी धीमी होती जाती है। यद्यपि उसमें पहली जैसी ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हालांकि विद्युत धारा जो घंटी है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, ठीक है, उसमें विद्युत धारा पहले की जैसी ही पूरी प्रवाहित हो रही है, लेकिन जैसे ही वायु धीरे धीरे बाहर निकाली जाती है, अंदर निर्वात होता जाता है, उसकी आवाज़ धीमी होती जाती है। कुछ समय पश्चात जब बेलजार में बहुत कम वायु रह जाती है तब आपको बहुत धीमी ध्वनि सुनाई पड़ती है। यदि बेलजार की समस्त वायु निकाल दी जाए, समस्त वायु अगर निकाल दी जाए तो क्या होगा, क्या तब भी आप घंटी की ध्वनि सुन पाएंगे? तब हम घंटी की ध्वनि, तब तो हमको बिल्कुल भी, क्योंकि जो ये माध्यम पे डिपेंड करती है ना, तो जब माध्यम हो गई तो हमें घंटी कहाँ से सुनाई देगी। तो ये देखिए बेलजार में यहाँ पे घंटी सेट की गई है, ये बेलजार है, ठीक है, ये कॉर्क लगाया गया है, यहाँ पे जो है ये स्विच है जिससे ये उसमें मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रवाहित की जा रही है, तभी घंटी बज रही है, ठीक है, और यहाँ पे निर्वात पंप लगाया गया है, जब इसको ऑन करेंगे तो फिर सारी वायु बाहर निकाल दी जाएगी। ठीक है, अब है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, इसके बारे में कि जो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे कैसे होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रियाकलाप के आधार पर हम देखें कि एक सिलंकी वही स्प्रिंग ले लेते हैं और अब स्प्रिंग को जैसे चित्र में नीचे दिखाया जाएगा उसके अनुसार खींचिए।
अपने मित्र को और मतलब कि अपने मित्र की ओर जो स्प्रिंग है उसको एक तीव्र झटका दीजिए। क्या देखते हैं आप? यदि आप अपने हाथ से स्प्रिंग को लगातार आगे पीछे बारी बारी से धक्का देते रहते हैं या और खींचते रहते हैं तो आप क्या देखेंगे? तो देखिए हम चित्र के आधार पर ये देखेंगे। पहले एक नॉर्मल कंडीशन में है, इसको खींच रखा है, फिर इसको आगे पीछे हम उसको जब धक्का दे रहे हैं आगे पीछे कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि कुछ जगह जो स्प्रिंग के छल्ले हैं वो बहुत पास पास हो गए हैं, यहाँ पे संपीड़न हो गया, कुछ जगह काफ़ी दूर दूर है जहाँ पे विरलन की कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसे हमें कई जगह ये दिखते रहेंगे। तो हमें क्या है, आगे पीछे अगर जो कण है यानी कि दोलिनी गति अगर कर रहे हैं तो ये किस तरीके की गति होगी? यदि हम स्प्रिंग पर एक चिन्ह लगा दें तो आप देखेंगे कि जो है चिन्ह यानी कि स्प्रिंग पर लगा हुआ जो चिन्ह है उसमें जो विक्षोभ हो रहा है, जो उतार चढ़ाव हो रहा होगा, ठीक है, उसके संचरण की दिशा के समांतर आगे पीछे गति करती है। यानी कि जो है ये जो विक्षोभ है वो आगे पीछे ऐसे ऐसे गति करेगा। ठीक है, स्प्रिंग का मूवमेंट जिधर की तरफ होगा ना उधर ही की तरफ जो है वो विक्षोभ भी वो भी गति करेगा। उन क्षेत्रों को जहाँ स्प्रिंग की कुंडलियाँ पास पास आ जाती हैं उसे हम संपीड़न कहते हैं, जहाँ बहुत पास पास आ जाती हैं। उन क्षेत्रों को जहाँ कुंडलियाँ बहुत दूर दूर होती हैं उसे हम विरलन कहते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में ही संचरित होती है। किसी माध्यम में अगर ध्वनि संचरित हो रही है तो किसके रूप में? संपीड़न और विरलन के रूप में। अब आप किसी स्प्रिंग में विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। तो स्प्रिंग में कोई जो है अगर विक्षोभ का संचरण हो रहा है या किसी माध्यम में अगर हो रहा है तो इसकी हम तुलना कर सकते हैं। तो ये जो तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, तो ये जो जैसे स्प्रिंग में जो ये चल रही थी तो ये इस तरीके की जो तरंगे होती हैं, यानी जिनमें जो है माध्यम के जो कण होते हैं वो जो मूवमेंट होता है उसी की ही जो जो भी वस्तु है उसकी मूवमेंट की दिशा में अगर हो रहा है, यानी यहाँ पे देखिए आगे पीछे कर रहे हैं। इन तरंगों के माध्यम के जो कण होते हैं उनका विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। विक्षोभ जिधर की तरफ हो रहा है उसी की दिशा के समांतर जो है वो कणों का भी विस्थापन आगे पीछे हो रहा है। तो इस तरीके की जो इसीलिए जो तरंगे होती हैं उनको हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। तो अब ये जो कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान गति नहीं करते हैं बल्कि अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक है, दोलनी गति तो ये मेनली कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे भी संचरित होती हैं। अतएव ध्वनि तरंगे कैसी हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगों का जो मूवमेंट होता है वो कैसा है? दोलनी गति में जैसे आगे पीछे होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है, यानी कि जो विक्षोभ की संचरण की जो दिशा है उसी की समांतर होता है। तो यदि आप जो स्प्रिंग है उसके अपने हाथ से पकड़े जो सिरे हैं उनको आगे पीछे धक्का ना दे करके दाएं बाएं हिलाइए। ठीक है, ऊपर नीचे जैसे दाएं बाएं हिलाए जाते हैं उस तरीके से अगर आप हिलाएंगे तब भी आपको स्प्रिंग में तरंग उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते हैं। जो तरंग का जिधर संचरण हो रहा है उसकी दिशा में जो कण है वो कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। यानी अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो माध्यम के कण होते हैं वो अपनी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे गति करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। तो इस तरीके की जो गति होती है इसमें जैसे वो जो ट्रो और मतलब कि जो है उभार और जो गर्त बनता है ना, गड्ढा, तो आयाम जो बनते हैं वो इसी में ही बनते हैं। तो किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली जो तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। आपने देखा होगा एक वेव की तरह मूवमेंट जैसे दिखाई जाता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। तो ये एक जो है अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। प्रकाश की जो तरंग होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते। यानी कि यहाँ कहा गया है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, और किंतु प्रकाश में दोलन जो है वो माध्यम की कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते हैं। प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि ध्वनि तरंगे ही तो यांत्रिक तरंगे, प्रकाश तरंगे थोड़ी ना है। तो आप अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में अधिक जानकारी उच्च कक्षाओं में प्राप्त करेंगे। अब है ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। ध्वनि तरंग जो है उनके अभिलक्षण क्या क्या है? किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलक्षण हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं ध्वनि तरंगों के लिए। ये तीन यहाँ पे चीज़ दी गई है। पहली है आवृत्ति होनी चाहिए, आयाम होना चाहिए और वेग होना चाहिए। ध्वनि तरंगों को ग्राफीय रूप में दिखाया गया है जो प्रदर्शित करता है कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व तथा दाब में कैसे परिवर्तन होता है। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व तथा दाब दोनों ही उनके औसत मान के ऊपर और नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं।
तो नीचे जो चित्र दिया गया उसमें ये प्रदर्शित किया गया है कि जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होती है तो घनत्व तथा दाब में क्या उतार चढ़ाव आता है। संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ कण, ये यहाँ पे घनत्व और जो दाब है इन दोनों का यहाँ पे देखिएगा। संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ कण पास पास आ जाते हैं यानी घनत्व बढ़ जाता है। तो इन्हें वक्र के जो वक्र नीचे दिखाया गया है उसके ऊपरी भाग में दिखाया गया है। जो उभरा हुआ जो भाग है ना, ट्रो वाला जो भाग है उसमें दिखाया गया है। ठीक है। शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। एकदम ये वाला जो पोर्शन है, ये जो शिखर वाला जो पॉइंट है वो अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो संपीड़न में क्या होता है कि घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं, और विरलन निम्न दाब के क्षेत्र हैं जहाँ कण दूर दूर हो जाते हैं और उन्हें घाटी से प्रदर्शित, गड्ढे से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें वक्र के निम्न भाग में दिखाया गया है। शिखर को तरंग तथा शिखर को जो है तरंग का श्रृंग कहते हैं, ट्रो कहते हैं। ठीक है। और घाटी जो है उसको गर्त कहा जाता है, गड्ढा कहा जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, दो क्रमागत संपीड़नों सी तथा दो क्रमागत विरलनों आर के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? दो क्रमागत संपीड़न, दो क्रमागत विरलन, इनके बीच की जो दूरी होती है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो तरंग दैर्ध्य को साधारणतः लैम्डा, जो कि ग्रीक अक्षर है, इससे निरूपित किया जाता है। इसका असाई मात्रक मीटर होता है। अब यहाँ पे जो हेनरिच रेडोल्फ हर्ट्ज जो हैं, इनका जन्म, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेल जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके बारे में इन्होंने ही बताया था। 22 फरवरी 1857 में हैम्बर्ग जर्मनी में पैदा हुए। इनकी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय जो सिद्धांत हैं उसकी सिद्धांत के प्रयोगों द्वारा पुष्टि की। उन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा टेलीविज़न के भविष्य में विकास की नींव भी रखी। उन्होंने प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव है उसकी भी खोज की, जिसके बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने व्याख्या की। मतलब कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज इन्होंने की, लेकिन बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की। आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम इनके सम्मान में रखा गया है, हर्ट्ज। ठीक है। तो इसी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है उसकी एसआई मात्रक का इन्हीं के सम्मान में नाम रखा गया। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अभी हम लोग पूरा डिस्कशन कर रहे थे ना संपीड़न और जो है विरलन का, कि जिसमें जो है गर्त और जो उभार वाला पोर्शन जो हो रहा था, जिसमें हम लोग ये देख रहे थे कि संपीड़न की पोजीशन में घनत्व ज़्यादा होगा, दाब भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये स्पीकर दिया गया है, ध्वनि का स्रोत। तो जहाँ से ध्वनि निकल रही है वहाँ देखिए कितना ज़्यादा संपीड़न है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कण बहुत पास पास है, घनत्व भी उतना ही ज़्यादा है, तो प्रेशर भी उतना ही होगा। वही यहाँ पे जो बीच वाली स्थिति है, यहाँ पे घनत्व कम है तो यहाँ पे जो है प्रेशर भी जो है यहाँ पे कम है। तो ये विरलन की कंडीशन, फिर संपीड़न, फिर विरलन। तो ये घनत्व की विभिन्नताएं दिखाई गई हैं। स्पीकर ध्वनि का जो स्रोत है वो जो इस तरीके से दिखाते हैं, तो ऐसे भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ऊपर जो है वो घनत्व की विभिन्नताएं, यहाँ पे कणों को दिखाया गया किस पास पास है, और नीचे दाब की विभिन्नताएं दिखाई गई हैं कि प्रेशर किस तरीके से पड़ रहा है। तो अब देखिए, घनत्व या दाब यानी कि जो एकदम ऊंचा वाला हिस्सा है, तो पहली बात तो हम लैम्डा को देख लें। ये क्या कहलाता है? ये आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है। जो लैम्डा होता है वो क्या कहलाता है? दो आयामों और दो जो है ये जो मतलब कि इनके जो उभार हैं और जो इनकी दो गर्त हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है? लैम्डा कहलाती है। तो घनत्व या दाब जो है वो ऊपर वाले हिस्से में जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ज़्यादा वहाँ पे घनत्व रहेगा, नीचे वाले में जो है विरलन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये गर्त में विरलन होगा और जो है श्रृंग में उसका मतलब कि ज़्यादा होंगे, संपीड़न होगा मतलब। तो यहाँ पे देखिए जो चित्र ए वाला जो दिखाया गया था उसमें दिखाया गया है कि ध्वनि घनत्व तथा दाब के उतार चढ़ाव के रूप में संचरित होती है। वही सी वाले में घनत्व तथा दाब के उतार चढ़ाव को ग्राफीय रूप से प्रदर्शित किया गया है, जिसमें ये पूरे आयाम वगैरह सब कुछ दिखाया गया है। अब है कि आवृत्ति से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी घटित होती है। मान लीजिए, क्योंकि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का मतलब ही ये होता है कि स्पीड कितनी है। आप किसी ढोल को पीट पीट करके बजा रहे हैं, आप ढोल को 1 सेकंड में जितनी बार पीटते हैं वह आपके द्वारा ढोल की पीटने की आवृत्ति है। तो आप ये समझ सकते हैं आवृत्ति यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ कितनी स्पीड से कितनी सेकंड में या 1 सेकंड में वो कितनी बार हो रही है। तो जितनी बार हो रही है ना, वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है वही क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो हम जानते हैं कि जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का जो घनत्व है वो किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। तो ये जो घनत्व है, घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन, अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक जो परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान से मान तक आने में, क्या यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अधिकतम घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक
परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने आने पर एक दोलन पूरा होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये वेव है, ठीक है। यहाँ से ये अधिकतम मान इसका होगा, अधिकतम मान से कहाँ तक के आने में, अधिकतम मान से ये जो है न्यूनतम मान तक के आ रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे न्यूनतम मान तक के आकर के फिर ये वापस है, तो ये इसका क्या कहलाता है, ये पूरा जो है एक एक उसका दोलन कहलाता है, ठीक है। और इसको अगर इस तरीके से देखें, दोलन वाला जैसे दिखाते नहीं है, ये वाला मिड पॉइंट होती है कोई भी वस्तु है, वो यहाँ से चलती है, ये इसका अधिकतम मान है, अधिकतम मान से न्यूनतम तक की आई, फिर अधिकतम तक की चली गई, ये इनका एक दोलन कहलाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एकांक समय में एक इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलनों की संख्या की गणना करें तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो इसे सामान्यतः ये जो जहाँ संपीड़न और विरलन की बात की गई, इससे सामान्यतः ये जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम किससे लिखते हैं, न्यू, ग्रीक अक्षर जिसे न्यू बोलते हैं, वी के जैसा शेप होता है लेकिन इसको क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, ठीक है। इससे प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसा ही मात्रा क्या होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका होता है हर्ट्ज, और इसको न्यू से लिखते हैं। दो क्रमागत संपीड़नों तथा दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग की का आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल हम लोग ने अभी देखा कि दो क्रमागत संपीड़न और दो क्रमागत विरलन को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगा जो समय होता है उसी को ही तरंग का जो वेव होती है उसका आवर्तकाल कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है, सिंपल लैंग्वेज में। इसे किससे डिनोट करते हैं, टी से लिखते हैं, ठीक है। और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच में संबंध को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है, ठीक है। आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है फ्रीक्वेंसी। इस प्रकार एक उच्च तारत्व की जो ध्वनि होती है उससे हमें ये ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न तथा विरलन की अधिक संख्या गुजरती है। तो ये जो उच्च तारत्व है वो ये बताता है, उच्च तारत्व की ध्वनि ये बताती है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न और विरलन की अधिक संख्या गुजर रही है, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे कि जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा है, ठीक है, वाद्य यंत्र है, उसमें वायलिन तथा बांसुरी एक ही समय बजाई जा सकती हैं। दोनों ध्वनियाँ एक ही माध्यम वायु में चलती हैं और हमारे कानों तक के एक ही समय पर पहुंच रही हैं। दोनों ही स्रोतों की ध्वनियाँ एक ही चाल से चलती हैं, लेकिन जो ध्वनियाँ हम ग्रहण करते हैं वो भिन्न भिन्न, यानी कि हमें ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ यानी वायलिन की आवाज़ अलग से सुनाई दे रही है, बांसुरी की अलग से सुनाई दे रही है। क्या रीज़न है इसका? तो इसका रीज़न है कि ऐसा ध्वनि से जुड़े कुछ ऐसे अभिलक्षण हैं जिनके कारण होता है, जिनका सबसे बड़ा मेन है तारत्व। तारत्व जो होता है वो इनमें एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, यानी कि किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, यही उसे क्या कहते हैं, हम तारत्व कहते हैं। यानी माइंड के द्वारा साउंड की जो हम फ्रिक्वेंसी जो फील कर रहे हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी को जो महसूस कर रहे हैं कि ये आवाज़ जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट की है, तो वो जो तारत्व होता है जो कि मस्तिष्क के द्वारा जो ध्वनि आवृत्ति फ्रिक्वेंसी का जो अनुभव किया जा रहा है उसी को हम तारत्व कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है उतनी आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारत्व भी उतना ही अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। विभिन्न आकार तथा आकृति की वस्तुएं भिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती हैं और भिन्न तारत्व की ध्वनियाँ, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की जो आवाज़ हमें अलग अलग सुनाई देती है, इसका रीज़न ही ये है कि अलग प्रकार की और अलग आकृति की वस्तुएं, उनकी आवृत्ति अलग अलग होती है, अलग अलग आवृत्ति से वो कंपन करती है, तो उनका तारत्व भी अलग अलग होगा, इसलिए हमें उनका अलग अलग जो है उनका साउंड सुनाई देता है। अब यहाँ पे आप ये एक वेव देख सकते हैं कि जो निम्न तारत्व की ध्वनि है उसमें वो कैसी बन रही है, तो उसमें हम देखिए तरंग का विक्षोभ यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इसमें आपने देखा कि जो आयाम है, एम्पलीट्यूड जो है वो कितने छोटे छोटे बन रहे हैं। टाइम ड्यूरेशन दी है यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने छोटे छोटे बन रहे हैं। ये क्या है, निम्न तारत्व की ध्वनि है। वही अगर आप देखेंगे कि उच्च तारत्व की ध्वनि जिसमें आपने देखा था फ्रीक्वेंसी के पर डिपेंड करती है ना तारत्व, तो इसमें तरंग विक्षोभ देखिए, इसमें जो आयाम है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस उतना ही है, टाइम उतना ही है। निम्न तारत्व की ध्वनि में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो है आकार शेप उतना ही है, लेकिन इतनी ही दूरी में खाली 2 बार जो है वो श्रृंग और ग्रत बने हैं, ठीक है। और वही यहाँ पे देखिए उच्च तारत्व की ध्वनि में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने सारे, मतलब इससे ज़्यादा संख्या बन सकती हैं, ठीक है। तो कई संख्या ये है। निम्न तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति कम तथा उच्च तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है।
ठीक है, तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अच्छा, एक तो ये तारतम्य वाली बात हो गई। अब दूसरी यहाँ पे देख लें। देखिए दूसरा क्या है कि जो यहाँ पे कोई माध्यम है, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। जो मूल स्थिति होती है, जहाँ से वेव स्टार्ट हो रही होती है, उसके दोनों ओर अधिकतम जो विक्षोभ होता है उसी को ही हम आयाम कहते हैं। ठीक है, इसे साधारणतः अक्षर ए से निरूपित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा। जो जो यहाँ पे दिखाया गया है, आयाम का जो मात्रक होता है, एम्पलीट्यूड का जो मात्रक होता है, वो वही होता है जो दाब और घनत्व का होता है। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता, कि कोई ध्वनि जो है वो कितनी तेज है, कितनी स्ट्रांग है और कितनी सॉफ्ट है, ये मूलतः उसके एम्पलीट्यूड के द्वारा ज्ञात की जाती है। अच्छा, पहले तारत्व की बात की गई थी, अब यहाँ पे आयाम एम्पलीट्यूड की बात की जा रही है। यदि हम किसी मेज़ पर धीरे से चोट मारें तो हमें एक मृदु सॉफ्ट एकदम ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यदि हम मेज़ पर जोर से चोट मारें तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात, उत्पादक स्रोत जो है उसे निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है। स्रोत से दूर जाने पर इसका जो आयाम है तथा जो प्रबलता है वो दोनों ही कम होते हैं। जब ये स्रोत से दूर जाती है तो इसका आयाम एम्पलीट्यूड और इसकी जो प्रबलता है वो दोनों ही कम होते जाते हैं। तो प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि ये अधिक ऊर्जा से संबद्ध होती है। तो जैसे चित्र में दिखाया गया है, समान आवृत्ति की प्रबल तथा मृदु ध्वनि की तरंग आकृतियाँ यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो देखिए यहाँ पे तरंग का विक्षोभ दिखाया गया है, एक जो सॉफ्ट ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, जो है यहाँ पे तारत्व तो सेम दिया गया है, ठीक, लेकिन यहाँ पे जो प्रबलता दिखाई गई है वो यहाँ पे हमें देखना है। सॉफ्ट ध्वनि जो होती है उसका आप प्रबलता एम्पलीट्यूड से ही चेक की जाती है। तो आप एम्पलीट्यूड देखिए, एम्पलीट्यूड यहाँ पे जो आयाम है वो बहुत, इसका विक्षोभ जो है वो बहुत ही छोटा छोटा हुआ है। किसमें? मृदु ध्वनि में। ठीक है, वही अगर जो आप जो है प्रबल ध्वनि में देखेंगे तो यानी कि तेज से जो स्ट्रॉन्ग दिखाए, वहाँ पे यहाँ पे देखिए आयाम कितने बड़े बड़े दिखाए गए। ठीक है, तो यही है यहाँ पे जो यहाँ पे क्या दिया गया था, यहाँ पे तारत्व की बात की गई थी। ठीक है, तो ध्वनि की जो तारत्व जो कि फ्रिक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड कर रही थी, तो यहाँ पे इनकी संख्या पे डिपेंड बात हो गई। अब यहाँ पे इनकी जो है वो जो साउंड है कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना सॉफ्ट है, उसकी जब बात की जाती है तो उसकी बात करने पर हम मेनली जो है एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड से हम ये बताएंगे कि जो ध्वनि जो है वो मृदु है या फिर जो है स्ट्रॉन्ग प्रबल है। तो अब ध्वनि की जो ये गुणवत्ता है, गुणता जो है वो टिम्बर जो है वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दोनों ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को हम क्या कहते हैं? टोन कहते हैं, जिसमें एकल आवृत्ति की ध्वनि होती है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को हम स्वर यानी नोट कहते हैं। यानी कि वो कहते नहीं है, वो जो स्वर मतलब कि जो नोट जो बनते हैं ना, सुर ताल जो मिलाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये समझिएगा कि अनेक आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न जो ध्वनि होती है वो स्वर यानी नोट कहलाती है। और वही जहाँ पे एक ही आवृत्ति होगी, एक ही फ्रीक्वेंसी की जो है पूरी साउंड होगी, तो वो टोन कहलाएगी। ठीक है, एक सॉन्ग जो है वो नोट, उसमें नोट बनते हैं। ठीक है, तो सॉन्ग में सारे इंस्ट्रूमेंट और जो मनुष्य का जो गला होता है वो सब कुछ आ जाता है ना उसमें, और ये सुनने में सुखद लगती है। और यहाँ पे वही जो शोर होता है, नॉइस जो होती है, वो कर्णप्रिय नहीं होती, जबकि संगीत सुनने में सुखद होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, तरंग के किसी बिंदु जैसे कि एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग का वेग कहलाती है। ठीक है, यानी कि एक संपीड़न और एक विरलन के द्वारा जो एक पूरा जो एकांक समय में दूरी तय की जाएगी वही क्या कहलाएगी? तरंग का, वेव का वेग कहलाएगी। हम जानते हैं वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और यहाँ पे दूरी क्या कहलाएगी? वही दो एम्पलीट्यूड जो हैं वो चाहे वो श्रृंग हो या गर्त हो, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा कहलाती है। समय क्या होगा? आवर्तकाल कहलाएगा। इसे हम लैम्डा इंटू 1/t भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा जो है वो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है और ये तरंग द्वारा एक आवर्तकाल यानी टी में चली गई दूरी, एक आवर्तकाल जो पूरा किया जाता है उसमें चली गई दूरी। तो v इजकल टू यहाँ पे 1/t जो है उसको हम न्यू आवृत्ति भी कहते हैं, क्योंकि एक आवर्तकाल जो है वो किसके बराबर होता है? आवृत्ति की। तो वेग बराबर तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति, यानी दो फॉर्मूले यहाँ बन जाएंगे। एक v इजकल टू लैम्डा न्यू बनेगा और एक v इजकल टू क्या बनेगा? लैम्डा अपॉन टी बनेगा। ठीक है, हाँ मतलब ऐसे ही, तो लैम्डा अपॉन टी हो जाएगा। अब किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का जो वेग है वो सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। एग्जाम्पल देखिए, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2K हर्ट्ज है
उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है वो कितनी है, 2 के जो है किलो हर्ट्ज दी गई है, उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है। यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आवृत्ति कितनी दी गई है, न्यू 2 किलो हर्ट्ज, और हमें हर्ट्ज में से करना है तो किलो हर्ट्ज एक जो है किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, तो 2000 हर्ट्ज हो जाएगा। लैम्डा कितना दिया गया 35 सेंटीमीटर, इसे हम मीटर में करेंगे। 0.35 की सेंटीमीटर मीटर में जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.35 मीटर हो जाएगा। तो ये दोनों हो गई। अब हम जानते हैं कि तरंग वेग जो है v इजकल टू तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति होती है। तो दोनों को निकालते हैं। तरंग दैर्ध्य कितना है 0.35 मीटर और 2000 हर्ट्ज हो जाएगी। तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 700 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी वेग हो जाएगा तरंग का। और तरंग को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय, अब क्योंकि यहाँ पे समय पूछा गया है तो जाहिर सी बात है, जब समय पूछा गया है और वो भी 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने वाला, तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, तो टी यूज़ किया गया है ना, और यहाँ पे ये वेग तो निकल ही आया है। तो जैसे कि हमारा फॉर्मूला था v इजकल टू लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था। तो लैम्डा अपॉन जो टी था, इसमें हम क्या करेंगे, हमें टी निकालना है, तो टी को इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन वी हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5 किलोमीटर दी गई है, और वही जो है ये लैम्डा की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और फिर उसके बाद 1.5 किलोमीटर इधर हो जाएगी, और ये जो हर्ट्ज है वो कितना दिया जाएगा, 700, वेलोसिटी यही तो है मीटर पर सेकेंड में। ये जो किलोमीटर है इसको जो मीटर में हम जो है कन्वर्ट करेंगे 1.5 को, तो कितना आएगा, 1.5 किलोमीटर को जब मीटर में करेंगे तो हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटेगा नीचे 10 हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा तो आएगा कितना, 1500 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा कि 1500 अपॉन 700, सॉल्व कर लीजिए। 7 से 15 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.1। तो आंसर हमारा यही तो आ रहा है। ध्वनि क्या है, 1.5 किलोमीटर तय करने में 2.1 सेकेंड समय लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। तो ये तीव्रता किसे कहते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली जो ध्वनि है उसको ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यद्यपि हम कभी कभी प्रबलता तथा तीव्रता शब्दों का पर्याय के रूप में उपयोग करते हैं। प्रबलता और तीव्रता दोनों जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो पर्याय के रूप में जो है इसका यूज़ करते हैं, इनकी जो मतलब है वो सेम ही है, लेकिन इनका अर्थ एक नहीं है, सॉरी हमने उल्टा बोला, अर्थ एक नहीं है, भले ही हम इसका पर्याय के रूप में इसका यूज़ करते हैं। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की जो प्रबलता होती है, क्योंकि आप जो है यहाँ पे एक देख सकते हैं प्रबलता जो है वो होती नहीं, अभी हम लोग ने देखी थी कि जब साउंड जो है बहुत ज़्यादा प्रबल होता है तो वो शोर बन जाता है, जो बहुत जो है कम जो है प्रबल होता है तो एकदम सॉफ्ट ध्वनि होती है, वही तीव्रता उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो यहाँ पे प्रबलता जो होती है वह संवेदनशीलता की माप है। ठीक है, यद्यपि दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए जो प्रबलता है वो संवेदनशीलता की माप है। ठीक है, कि कोई भी ध्वनि वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी प्रबल हो रही है और जो है वो कितनी सॉफ्ट है, वो जितनी तेज़ी से हम उसमें फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो वो बल पे निर्भर करेगी, तो वो संवेदनशीलता की माप होगी। यद्यपि जो दो ध्वनियाँ हैं वो समान तीव्रता की हो सकती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की वो हो सकती हैं, फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील हैं। ठीक है, हमारे कान जो है स्लो साउंड भी सुन सकते हैं, जो मतलब कि प्रबल साउंड है उसको भी सुन सकते हैं। तो इसलिए तो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लंबा है, इसलिए 2 पोर्शन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का जो पोर्शन है उसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।